बड़ी महत्वपूर्ण खबर जो आपको ईरान और अमेरिका के युद्ध को लेकर पूरा अपडेट देगी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ईरान अमेरिका तनातनी से जो किसी भी वक्त महायुद्ध में शक्ल ले सकती है, और इसका इशारा खुद ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने योद्धा अवतार में सामने आए और बता रहे हैं कि ईरान संभल जाए क्योंकि अमेरिकी हमले के लिए तैयार है। हालांकि अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा है कि ईरान से डील बहुत करीब पहुंच चुकी है, बस कुछ मुद्दों पर सहमति बनना बाकी है। सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह नया अवतार दुनिया के लिए एक संकेत भी है और संदेश भी, खासकर ईरान के लिए, जिससे ना डील हो पा रही है और ना ही कोई ठोस सहमति पर मुहर लग पा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रंप का ये एआई रूप ईरान को कह रहा है कि आप भ्रमित हो रहे हैं, यानी अमेरिका पर ईरान असमंजस में है। तो क्या यह माना जाए कि दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स ने इशारा कर दिया है कि ईरान पर फिर से हमले का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ईरान और अमेरिका युद्ध खत्म करने के लिए पिछले 1.5 महीने से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जंग खत्म करने को लेकर अब तक कोई समझौता नहीं हो पाया है। इस बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा है कि अगर तेहरान के साथ समझौता नहीं हो पाता है तो अमेरिका ईरान पर हमले फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। हालांकि अमेरिकी रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि वॉशिंगटन और तेहरान के वार्ताकार समझौते में बाधा बन रहे प्रमुख मतभेदों को दूर करने में जुटे हुए हैं और उम्मीद है कि लड़ाई जल्द खत्म हो जाएगी। हेग्सेथ का यह बयान ऐसे समय में आया जब एक दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान युद्ध पर अपने प्रमुख सलाहकारों के साथ अहम बैठक की थी। बड़े संकटों से निपटने के लिए बने सिचुएशन रूम में हुई बैठक के बाद व्हाइट हाउस की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप केवल वही समझौता करेंगे जो अमेरिका के लिए अच्छा होगा, जिससे उनकी शर्तें पूरी होंगी। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि ट्रंप ने सिचुएशन रूम की बैठक के दौरान ईरान समझौते में कई संशोधन करने की अपील की थी, लेकिन ईरान से डील में अहम पेच फंसा है। हॉर्मुज पर नियंत्रण, संवर्धित यूरेनियम और ईरान की फ्रीज संपत्ति की रिहाई को लेकर जिस पर ईरान टस से मस नहीं हो रहा। हालांकि अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और ईरान ने एक शुरुआती समझौते का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है, जिसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा जा रहा है। लेकिन ये समझौता तभी पक्का होगा जब ट्रंप प्रशासन और ईरान की सरकार इसे मंजूरी देंगे। आज तक ब्यूरो। अभी आपने हमारी एक खास रिपोर्ट देखी जिसमें ईरान और अमेरिका को लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ चल रहा है, ये हमने आपको दिखाया। अब आपको बड़ी स्क्रीन पर ये चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि पिछले 24 घंटे में 10 बड़े अपडेट क्या है दुनिया भर के तमाम युद्ध क्षेत्रों को लेकर। देखिए, सबसे पहले हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ईरान अमेरिका को लेकर ही बात करेंगे। सबसे पहली बात, ईरान डील में बदलाव के मूड में डोनाल्ड ट्रंप है। यूरेनियम पर पूरा फोकस रखा हुआ है, लेकिन ईरान मानने को तैयार नहीं। दूसरा बड़ा अपडेट क्या है, ये भी आपको दिखाते हैं कि देखिए, इसी युद्ध को जुड़े हुए डील नहीं तो अमेरिका युद्ध के लिए तैयार है, ये पीट हेग्सेथ की तरफ से कहा गया। और देखिए, हम आपको ये लगातार इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप ये समझ सके कि पीट हेग्सेथ ने कहा कि अगर डील नहीं हुई तो फिर निश्चित तौर पर युद्ध के लिए वो तैयार है। तीसरा बड़ा अपडेट क्या है? तीसरा बड़ा अपडेट ये है कि कतर के तेल टैंकरों को अमेरिका ने दी है गुजरने की इजाजत, यानी कतर के तेल टैंकरों को अमेरिका की तरफ से अनुमति मिल गई है कि वो जो ब्लॉकेड था अमेरिका का उसको पास कर सकते हैं। अमेरिका कहता है कि देखिए, हमारे ब्लॉकेड के इजाजत के बिना कोई वहां से शिप नहीं गुजर सकता। ईरान अलग दावे करता है। अब अगली खबर क्या है? अमेरिका के MQ-1 ड्रोन को मार गिराने का ईरान ने एक बार फिर से दावा किया। दरअसल अमेरिका की इन तमाम ड्रोन सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। ये वो ड्रोन है जो अमेरिका की शक्ति और क्षमता को दिखाते हैं, लेकिन ईरान ने दावा किया है कि उसके डिफेंस सिस्टम्स अब भी एक्टिवेटेड है और उसने एक और MQ-9 ड्रोन या MQ-1 ड्रोन को मार गिरा है। दरअसल ये अपडेट इसलिए जरूरी है क्योंकि ईरान को लगातार उसके एयर डिफेंस सिस्टम और उसके ड्रोन्स का नुकसान झेलना पड़ रहा है। अब तेहरान में ईरान ने स्पीड बोट का एक विजुअल निकाला है और विजय जुलूस के अंदर इन स्पीड बोट्स को दिखाया गया है, लोगों के बीच जाकर दिखाया और ये दिखाने की कोशिश की है, देखिए हमारी छोटी छोटी क्षमताएं अमेरिका जैसी सुपर पावर के लिए कैसे बड़ी दिक्कत साबित हो रही है। और ये ईरान लगातार करता आ रहा है। ईरान अपनी मिसाइलें दिखाता था और अब ईरान ने अपनी स्पीड बोट का प्रदर्शन भी तेहरान में आम लोगों के लिए किया। छठा अपडेट क्या है? दक्षिणी लेबनान में इजराइल का धावा और कलात अल शफीक पर कब्जा करने का दावा किया गया। लितानी रिवर के यानी 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर के दायरे के आगे बढ़कर IDF यानी इजरायली फोर्सेस लगातार वहां पर इलाकों पर कब्जे जमाती जा रही है। पहले ये रेडियस सिर्फ
5 से 7 किलोमीटर था, लेकिन अब ये 15 किलोमीटर तक पहुंच चुका है। अब मानिए कि धीरे धीरे इजराइल की फोर्सेस साउथ लेबनान के इलाकों में जो हिजबुल्लाह के गढ़ थे वहां पर बहुत तेजी से अपनी पकड़ बनाती जा रही है। सातवां बड़ा अपडेट क्या है? सातवां बड़ा अपडेट है उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह के रॉकेट और ड्रोन से हमले किए गए हैं। दरअसल हिजबुल्लाह भी अभी लितानी रिवर के आगे नहीं, उसके पीछे से भी बड़े हमले कर रहा है। उसकी जो ड्रोन कैपेबिलिटीज है वो इजराइल को चौंका रही है। वो लगातार इजराइल की फोर्सेस पर, साउथ लेबनान पर और नॉर्थ ऑफ इजराइल के इलाकों में यानी गोलान हाइट्स के इलाकों में भी बड़े अटैक्स को इनिशिएट कर रहा है। अब आठवां बड़ा पॉइंट क्या है? ज़ेपोरिजिया पावर प्लांट पर यूक्रेन ने किया है हमला। दरअसल ज़ेपोरिजिया जो था वो यूक्रेन का ही पार्ट था, लेकिन 2022 के अंदर रूस की फोर्सेस ने यहां जाकर अपना कब्जा कर लिया और पावर प्लांट को अपने हाथ में ले लिया। अब रूस के रोस्टोव इलाके में भी यूक्रेन का ड्रोन से अटैक किए गए हैं और ये वो इलाके हैं रोस्टोव यानी डॉनबास के वो इलाके, रोस्टोव का वो इलाका जहां पे सदर्न कमांड जो है वो रूस की बहुत ज्यादा क्षमताओं के साथ बहुत शक्तिशाली तरीके से वहां बैठी रहती है और इन्हीं इलाकों में लगातार यूक्रेन अटैक कर रहा है क्योंकि वो सदर्न कमांड जो है रूस की उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ये नौवां अपडेट मैंने आपको बताया और अब आपको आखिरी अपडेट बताता हूं कि यूक्रेन पर भी रूस का मिसाइल और ड्रोन से जवाबी हमला किया गया है। यूक्रेन पर लगातार इससे पहले भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने धमकी दी थी कि वो कीव को सभी जो डिप्लोमेट्स है खाली कर दे क्योंकि रूस कोई बड़े अटैक करने वाला है और शायद इसी वजह से एक बार फिर से यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में खासतौर पर कीव को फोकस रखकर रूस बड़े अटैक कर रहा है। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं जो ईरान से ही आ रही है। दरअसल ईरान की राजधानी तेहरान में जहां पर ईरानी सशस्त्र बलों ने अपनी एक 90 रात को यानी 90 दिन इस युद्ध को हो चुके हैं उसके दौरान एक रैली निकाली और उसी दौरान तेहरान के आजादी स्क्वायर के आसपास एक चौराहे पर एक बोट नजर आई। दरअसल ये IRGC की कॉम्बैट बोट है, जिस स्पीड बोट है जिसकी नुमाइश की गई थी। ये वही बोट है जिसका इस्तेमाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की तरफ से किया जा रहा है और ये दिखाने के पीछे का मकसद था अपने लोगों को बताना कि देखिए कैसे छोटी छोटी उपलब्धियों के साथ ईरान ने अमेरिका का मुकाबला किया और अमेरिका को ईरान के इलाकों में घुसने से रोक दिया। IRGC की ये नई आक्रमणकारी स्पीड बोट की मारक क्षमता 700 किलोमीटर की है जो समुद्री क्रूज मिसाइलों को दागने में सक्षम है। 3 मीटर तक ऊंची लहरों में भी ये बहुत अच्छी तरीके से संचालन इसका हो सकता है और लगातार ये दिखाने की कोशिश की गई कि ईरान द्वारा पूरी तरीके से निर्मित ये ड्रोन कैसे अमेरिका के बड़े बड़े शिप्स को मुकाबला करने के लिए वहां पर तैनात की गई है। और देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है ओमान के समुद्री क्षेत्र में जहां पर हॉर्मुज में ईरान की नौसेना द्वारा बिछाई गई संदिग्ध माइंस देखी गई है। तस्वीरों से संकेत मिल रहा है कि ये ईरान की महम 3 माइंस हैं जो 300 किलोग्राम वजन की हो सकती हैं। अंदेशा यही है कि ईरान ने अलग अलग माइंस को लगातार अपने नेवल ब्लॉकेट के तौर पर इसे बिछाया हुआ था और यही अमेरिका का सबसे बड़ा कंसर्न था। लेकिन अब ये ओमान के पास भी देखी जा रही है। ओमान के समुद्री इलाकों में ऐसी एक माइंस देखी गई जिससे हड़कंप मच गया। मानिए कि कितना ज्यादा इलाका ईरान ने समय पूरा इलाका कैप्चर किया होगा इन माइंस के जरिए और इन इलाकों के अंदर कितनी ज्यादा भारी संख्या में माइंस को बिछाया गया है। महम 3 माइंस जो आपको बता रहे हैं 300 किलो वॉरहेड के साथ इसकी क्षमता है और यहां से गुजरने वाले शिप्स के लिए, टैंकर्स के लिए कितना बड़ा खतरा होगा कि अभी तक अमेरिका भी इनको ना तो निष्क्रिय कर पाया है और ना ही इनको लोकेट कर पाया है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये तस्वीरें खुद ओमान और ईरान की मीडिया द्वारा सार्वजनिक की गई जिसमें बताया गया कि एक ऐसी ही फ्लोटिंग माइंस महम 3 लगातार वहां के एक जल क्षेत्र के पास देखी गई और जिसके बाद वहां मौजूद जो वो शिप थे उसमें हड़कंप मच गया क्योंकि अगर 300 किलो वॉरहेड के साथ ये माइंस अगर उस शिप से उस टैंकर से टकरा जाती तो आप मान सकते हैं कि कितना ज्यादा नुकसान वहां पहुंच सकता था। और देखिए ओमान के समुद्री क्षेत्र में जहां पे हॉर्मुज में ईरान की नौसेना द्वारा बिछाई गई संदिग्ध माइंस देखी जा रही है। तस्वीरों से संकेत मिल रहा है कि ईरान की ये महम 3 मिसाइल देखी गई है जो 300 किलो वॉरहेड के साथ है। ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। अब आपको बताते हैं कि ईरान की बारूदी माइन से जुड़ा एक और बड़ी खबर आ रही है कि हॉर्मुज के समंदर में लगातार तलाशी के बावजूद अमेरिकी सेना ईरान द्वारा बिछाई गई है नेवल माइंस को नहीं पहचान पा रही है, लगातार इनको लोकेट नहीं कर पा रही है। यह खबर अमेरिका के एक बड़े झटके के तौर पर देखी जा रही है। कहा जा रहा है कि देखिए अमेरिका अब तक 90 दिन से ज्यादा हो चुके हैं लेकिन हॉर्मुज और इसके आसपास के इलाकों में ईरान द्वारा बिछाई गई माइंस को लोकेट नहीं कर पा रही हैं, इनको खोज नहीं पा रही हैं और शायद इसी वजह से
अमेरिका ये बार बार कहता आया है कि हमें हॉर्मूज खोलने दीजिए और अमेरिका ही इन माइंस को हटा सकता है। लेकिन अगर ये माइंस हट गई तो फिर ईरान की कैपेबिलिटीज को या फिर आप कह सकते हैं हॉर्मूज को लेकर उसके मजबूत पकड़ ढीली हो जाएगी, जो ईरान नहीं चाहता। दरअसल हॉर्मूज को खोलना बड़ी चुनौती इसलिए भी है क्योंकि वहां पर ईरान ने कितनी माइंस बिछाई हैं ये ईरान को भी नहीं पता। अगर आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं कि आखिरकार ईरान के पास जो माइंस कैपेबिलिटीज हैं वो कौन कौन सी है, आइए आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाता हूं। सबसे पहले आपको बताता हूं कि हॉर्मूज के समंदर में बारूद ही बारूद क्यों कहा जा रहा है। साल 2019 का जो आंकड़ा बताता है अमेरिका का, वो ये बताता है कि देखिए 5000 से अधिक नेवल माइंस अमेरिका के ईरान के पास मौजूद थी। अमेरिका का दावा था कि देखिए लगातार इस पर काम कर रहा है। 2025-26 आते आते ये 6000 नेवल माइंस हो गई। ये नेवल माइंस एक अंदेशा है कि देखिए कैसे लगातार समंदर के अंदर ये एक तरीके का आप कह सकते हैं पूरा का पूरा ब्लॉकेड है। कोई भी शिप अगर इनसे टकराया या ये माइंस जाकर शिप के ऊपर चिपक गई तो ये ब्लास्ट कर सकती है और शायद इसी वजह से अमेरिका या दूसरे देशों के लिए बड़ा कंसर्न है। अब लंगर वाली माइंस और समुद्र तल वाली माइंस भी हैं। किस तरीके की माइंस होती है हम आपको बताया ना, माइंस अलग अलग तरीके की होती है। फ्लोटिंग माइंस भी होती हैं, कुछ माइंस जो होती है लंगर लगा के उनको नीचे छोड़ा भी जाता है। और परेशानी की वजह क्या है, बहती हुई माइंस पहचान में मुश्किल आ जाती है। ये किसी भी आसपास से गुजरते हुए शिप, बोट या फिर आप कह सकते हैं बड़े टैंकर के साथ, ऑयल टैंकर या गैस टैंकर के साथ लग सकती हैं और बड़ा ब्लास्ट कर सकती हैं। और स्रोत क्या है देखिए, यूएस कांग्रेस रिपोर्ट और डिफेंस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया था कि ये क्षमता 2019 में 5000 थी, लेकिन 2025-26 आते आते ये 6000 से ऊपर जा चुकी है। और माना यह जाता है कि यह आंकड़ा निश्चित तौर पर असलियत में कहीं ज्यादा बड़ा है अमेरिका के अनुमान के मुताबिक, क्योंकि अमेरिका ने अनुमान तो उनकी मिसाइल, ईरान की मिसाइल और उनके ड्रोन्स को लेकर भी लगाया था, लेकिन वो उससे क्षमताओं से कई ज्यादा आगे निकला। अब माना जा रहा है कि अगर 6000 नहीं तो कम से कम 10,000 तो माइंस, नेवल माइंस ईरान के पास जरूर होंगी। अब तैनाती की क्षमता क्या है, समंदर में सैकड़ों माइंस तुरंत बिछा सकता है ईरान। ये ईरान के पास कैपेबिलिटीज और ईरान ने ये करके दिखा भी दिया, लेकिन वो माइंस अब कहां पर है ये ईरान को भी नहीं पता। ईरान ये बताने को तैयार नहीं है और लगातार इन माइंस की क्षमताएं भी बहुत ज्यादा घातक। अब आपको दिखाते हैं कि आखिरकार ईरान के पास कौन कौन सी माइंस मौजूद है और उनकी क्षमताएं क्या क्या है, ये भी आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं महम 1, महम 2, महम 3 और महम 7। महम 3 जिसके ऊपर हमने आपको रिपोर्ट दिखाई कि ये वो माइंस थी जो ओमान के आसपास देखी गई। अब सबसे पहले बात करते हैं वॉरहेड की, गहराई की, सक्रियता की और इसको कहां से लॉन्च किया जा सकता है। अगर आप बात करें महम 1 की, इसका वॉरहेड जो होता है वो 120 kg का होता है, महम 2 350 kg और महम 3 300 kg और महम 7 150 यानी 150 kg का। अब गहराई, कितनी गहराई में इसको डिप्लॉय किया जा सकता है, कितनी गहराई में रहते हैं, ये 100 मीटर की गहराई में रह सकती है महम 1। उसके बाद महम 2 10 से 15 मीटर यानी ये ऊपरी स्तर पे आपको नजर आ जाएंगी। इसके बाद 100 मीटर महम 3 और महम 7 जो है ये बहुत ऊपरी सतह पर रहती है, 35 मीटर के करीब करीब ये रहती है। अब कितने दिन तक ये माइंस सक्रिय रह सकती हैं, यानी कितने दिन तक ये एक्टिव रह सकते हैं, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। सक्रियता क्या है, 3 से 270 दिन के करीब इसकी जो क्षमता है, 270 ये है करीबन 400 दिन। महम 2 जो है ये 350 kg का वॉरहेड है, तो सबसे ज्यादा घातक है, ये बहुत नीचे तक इसको डिप्लॉय किया जा सकता है। अब महम 3 की बात करें 365 दिन के करीब इसको, और ये भी महम 7 1 साल की इनकी क्षमताएं होती है। यानी अगर ईरान ने इनको फरवरी या मार्च के महीनों में लगाया तो अगले साल 2027 तक ये एक्टिव रह सकती हैं। अब लॉन्च कहां से किया जा सकता है, इसे भी सतह से हेलीकॉप्टर, यानी हेलीकॉप्टर से भी ड्रॉप किया जा सकता है, सतह से और सतह प्लेन और हेलीकॉप्टर से भी इसको डिप्लॉय किया जा सकता है। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप समझिए कि अमेरिका जैसी सुपर पावर भी आखिरकार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवाने में नाकामयाब या इतनी बेबस क्यों नजर आ रही है, क्योंकि इसकी क्षमता ही ईरान के लिए सबसे बड़ी ताकत है। ये वो माइंस हैं जो ईरान को पता था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को जब भी बंद करना पड़े तो यही माइंस उसके लिए सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं कि कारगर साबित होंगी, और इनका इस्तेमाल ईरान ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। और हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे मेजर जनरल संजय मेस्टन सर भी हैं और हमारे साथ श्रीवास्तव सर भी मौजूद हैं, उनका रुख भी करते हैं। मेस्टन सर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि देखिए या तो बातचीत से, लोभ से, किसी भी तरीके से इसको खुलवा सके,
लेकिन शायद अब ये बात ईरान के हाथ से भी निकल गई, क्योंकि कितनी माइंस है, कहां कहां पर वो माइंस हैं, कहां कहां उसे लोकेट करना पड़े, इसमें बहुत लंबा समय लगेगा। और देखिए सुमित, जिस प्रकार आपने ये बयान माइंस का बयान किया है, साफ जाहिर है कि ईरान को भी आज नहीं पता है कि कितनी माइंस है, और मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है उसकी जो डिप्लॉयमेंट या लगाई गई है। कहने का मतलब है, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि ईरान ने किस मकसद से ये माइंस लगाई हैं। अमूमन तौर पे जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं या माइंड सिस्टम होते हैं वो दुश्मन के खिलाफ होते हैं, और यहाँ उसके स्टेटेड दो दुश्मन बहुत क्लियर हैं, एक है अमेरिका और एक है इजराइल। लेकिन उसको भी पता है ईरान को कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ऑयल टैंकर या जितने भी टैंकर जाते हैं, एलपीजी टैंकर वगैरह, वो सब विश्व के सब देशों के जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा चीन के हैं, फिर भारत के हैं, और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, जापान वगैरह इन कंट्रीज के हैं, और साथ में कुछ यूरोपियन के देश के भी माइंस वो जहाज जाते हैं। सवाल उठता है ये माइंस बिछाए क्यों हैं? अगर किसी भी शिप को टारगेट कर रहा है तो इसमें इसका नेट प्रभाव ये होगा, मान लिया कल एक भारत की शिप पे डैमेज हो जाता है, या चीन की शिप में या ईरान की भी शिप में डैमेज हो जाता है, जब ये लड़ाई बंद भी हो जाती है, जिस प्रकार ये इतने अनकंट्रोल्ड माइंस लगा रखे हैं, तो ये तो साफ जाहिर है कि इनको ये नहीं पता है कि टारगेट क्या है, किसको उड़ाना है, और इसका प्रभाव क्या होगा। एज अ रिजल्ट अगर कल कुछ भी शिप्स डैमेज हो जाती हैं, मर्चेंट शिप्स, इसमें सबसे ज्यादा तो आइसोलेट ईरान ही होता जाएगा, क्योंकि उसने बस वो, मैं बोलूं, हैप्सड तरीके से ये मायने बिछा दी हैं, लेकिन उसका कोई इरादा और मुद्दा क्लियर नहीं है। बिल्कुल। अमेरिका की आज तक कोई शिप उन्होंने डैमेज कर पाई है, उसका इलाज नहीं। क्या अपने ड्रोन्स या जो भी उनके पास सिस्टम्स है, मिसाइल्स, अभी तक किसी एयरक्राफ्ट कैरियर शिप को डैमेज किया है वो नहीं कर पाए हैं। तो ईरान भी मेरे ख्याल अभी वो ऐसी कंफ्यूजन में। और देखिए आईआरजीसी का मैं सवाल बताना चाहूंगा। आईआरजीसी का जो कमांड कंट्रोल है, सब बोलते हैं बहुत सॉलिड है, लेकिन वो नीचे लेवल तक हर इंडिविजुअल सोल्जर क्या कर रहा है वो तो आपने सुना है। एक महीने पहले उसने बोला था, अरागची इज अ स्टूपिड मैन, वी डोंट केयर टू हिज ऑर्डर्स। तो कहने का मतलब है, जब एक आर्म फोर्सेस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, और खासकर उसके सबॉर्डिनेट वो अपनी मन मंशा से कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसका रिजल्ट जो बहुत भयानक होगा पूरे विश्व के लिए और ईरान के लिए भी, उनकी भी तो सबसे ज्यादा वहां से शिप जाएंगी जब ये स्टेट ऑफ सर, ये कहा जाता था कि हमेशा ईरान के अंदर दो पैरेलल सरकारें काम करती थी, एक मॉडरेट और एक एक्सट्रीमिस्ट, यानी आईआरजीसी के तौर पर वो बड़ा समन्वय के साथ चलती थी कि वो उनके काम में इंटरफेयर नहीं करती थी और वो उनके काम में इंटरफेयर नहीं करता। पीके श्रीवास्तव सर, अभी के तौर पर आपने तो लंबे समय से इन स्ट्रैटेजीज को, इन जो क्षेत्र को देखा है, इतना बेबस, इतना कमजोर अमेरिका आपको कभी दिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप घंटों वॉर कह सकते हैं वॉर रूम में रहते हो, सिचुएशन रूम में रहते हो, लेकिन जब बाहर निकलते हो सिर्फ और सिर्फ एआई जनरेटेड एक वीडियो ट्वीट करते हो कि देखिए मैं आ रहा हूं, मैं छा जाऊंगा, मैं अटैक कर दूंगा, लेकिन होता कुछ नहीं। फिर दोबारा से वो कहते हैं कि हाँ बातचीत जारी है, बातचीत करने वाले हैं हम लोग। सुमित, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका की जो प्रतिष्ठा थी एज अ सुपर पावर, उसके ऊपर बहुत डेंट लगा है। अभी जो हम बात कर रहे थे सी माइंस की, और ये सी माइंस जो है वो तीन तरह की होती हैं। एक तो कॉन्टेक्ट सी माइंस होती हैं जो कॉन्टेक्ट होने पे एक्सप्लोड करती हैं, दूसरी अकाउस्टिक वाली होती है, और तीसरी मैग्नेटिक होती है। जैसे ही शिप आता है उसका हल जो है वो आयरन का होता है, कंप्लीट आयरन का होता है, तो उससे वो चिपक जाती है, एक्सप्लोड करती है। तो ये जो जिसकी हम मैम 3 की बात कर रहे थे, ये अकाउस्टिक और मैग्नेटिक दोनों से ट्रिगर होती है। तो ये जो उन्होंने सी डिनायल वाला काम किया है, क्योंकि जब इन्होंने नेवल फ्लीट्स को और नेवल फ्लोटिला को वहां लाना शुरू किया, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को, और जो मेरीन कमांडो के जो स्मॉलर एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं, तो उसको डिनाई करने के लिए कि पर्शियन गल्फ में एंटर नहीं कर सके, ये माइंस को बिछा दिया गया। अब ये सवाल जरूर उठता है, क्या माइंस की जो मैपिंग हुई है, जो नॉर्मली व्हेन यू पुट अप द माइंस, either they are moved mines or you are dropped, but they are not floating around. They have not been mapped. उनका हमारे पास मैप नहीं है, तो फिर उनको न्यूट्रलाइज करना, उनको करना अपने आप में एक बहुत खतरनाक चीज बन जाएगी पोस्ट वॉर। लेकिन अभी तो वॉर चल रही है, नेवल ब्लॉकेड है, तो नेवल ब्लॉकेड का जो इन्होंने हथियार उठाया, आप ठीक कह रहे हैं, अमेरिका जो है एक तरीके से बेबस हुआ। उन्होंने कहा कि हम जो ईरानियन पोर्ट से निकलेंगे हम उनको नहीं जाने देंगे, तो ईरान ने कहा फिर हम बाकी जो निकलेगा उसको हम नहीं जाने देंगे। तो जहां तक विश्व का सवाल है, जो विश्व संकट आया है, जो आर्थिक संकट में कन्वर्ट होगा कंप्लीटली अगर ये बहुत दिनों तक चलता रहा, जिसको ऑफ रैम्प करने के लिए आप खुद कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है सिचुएशन रूम में घंटों बिता रहे हैं, लेकिन इनडिटर्मिनेट होकर वापस आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस की कमी हो गई है।
एक ही ऑप्शन हो सकता है, और वो ऑप्शन है कि आप जो है ग्राउंड ऑपरेशंस करें। अगर आप ग्राउंड ऑपरेशंस करते हैं तो सी डिनायल में जो ईरान ने ये माइंस बिछाई हैं उसके बहुत काम आएंगी। बिल्कुल। तो वो भी अपने आप में एक है। और एक चीज और याद रखिए कि जो इनके सेक्रेटरी, नेवल सेक्रेटरी थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया था इन बिटवीन द और वॉर, सर जिसका मतलब देयर इज सम कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन। बिल्कुल बिल्कुल। ऊपर से इनके चीफ ऑफ इंटेलिजेंस रिजाइन कर चुके हैं, तुलसी गैबर्ट, और काउंटर इंटेलिजेंस चीफ जो थे वो पहले ही कर चुके हैं, और बहुत सारे मिलिट्री कमांडर्स भी जा चुके हैं, सर इंक्लूडिंग पीके श्रीवास्तव सर, सबसे बड़ी दिक्कत है यह, आपको बीच में रोक रहा हूं, इन तमाम चीजें तो चैलेंजेस तो सारे के सारे, चुनौतियां सारी तरफ से हैं, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये है वक्त की कमी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि मिड टर्म से आने से पहले पहले इन चीजों को रिजॉल्व कर लिया जाए जो होता हुआ। और देखिए ईरान जो है अपने डिफेंस मोर्चों पर या रक्षा मोर्चों पर ही नहीं, अब बल्कि अपने आर्थिक मोर्चों पर भी अपने नई नई तैयारियों को दिखा रहा है। ईरान से आ रही एक बड़ी खबर यह आ रही है कि ईरान ने रेल मार्ग से चीन को एलएनजी और तेल भेजना शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की सिल्क रोड रेलवे का उपयोग करते हुए ईरान के रास्ते, ईरान ने ये सारी सप्लाई जो है वो चीन को की है। ईरान का बड़ा रेल नेटवर्क अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को दरकिनार करने के लिए एक बड़ा सबूत है। आपको बता दें कि ये चीज जो है वो करीबन 3-4 साल पहले ही ईरान और चीन ने स्थापित कर ली थी। ये रेल लिंक सीधे तौर पर चीन के शहरों को जोड़ता है, और युद्ध से पहले भी यह अंदेशा था कि चीन से मिलने वाली मदद, सैन्य मदद या ड्रोन्स की कैपेबिलिटीज इसी रेल रूट से ईरान तक पहुंची थी। एक और मोर्चा है जो लगातार इजराइल और लेबनान यानी हिजबुल्लाह के बीच में। आपको बताते हैं कि युद्ध के एक दूसरे मोर्चे की सारी जानकारी कि कैसे इजराइल और लेबनान में फिर से युद्ध तेज हो गया। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़े हमले किए हैं, और हिजबुल्लाह ने भी पलटवार करते हुए उत्तरी इजराइल पर रॉकेट और ड्रोन दागे। क्या है पूरा मामला, आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। धुआं धुआं बेरूत, ये लेबनान पर इजरायली हमले की तस्वीरें हैं। युद्ध विराम की घोषणा के बावजूद लेबनान की राजधानी बेरूत पर इजराइल ने बड़ा हमला किया। एक बार फिर लेबनान पर इजरायली सेना की तरफ से भीषण बमबारी जारी है। भले ही व्हाइट हाउस में लेबनान और इजराइल के बीच युद्ध विराम का ऐलान हुआ, दोनों मुल्कों के बीच शांति वार्ता चल रही है, लेकिन न तो इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले रुके और न ही हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अपने हमले रोके। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह लगातार उसके नागरिकों को निशाना बना रहा है। अगर हमले जारी रहे तो इजरायली सेना एक बार फिर लेबनान की सीमा के अंदर कूच कर सकती है। इजरायली सेना का दावा है कि उन्होंने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि लेबनान की तरफ से इजरायली हवाई घुसपैठ की शिकायतें लगातार आ रही हैं। यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स ने भी इजरायली हमलों का विरोध किया है। दावा यही है कि इजरायली हमलों में आम नागरिक भी शिकार बन रहे हैं। इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह को डिसआर्म करना है, यानी जिस तरह से लेबनान में रहते हुए हिजबुल्लाह लगातार रिप्लेनिश कर रहा है, अपने वेपन्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, सीरिया के रास्ते उन्हें स्मगल करते हुए लेकर आ रहा है, वो सब कुछ खत्म होना चाहिए और तभी वो इस डील को पूरी तरह से मानेगा। वरना जो एक्शन है इजराइल का हिजबुल्लाह के खिलाफ वो ऐसे ही जारी रहेगा। और सीज फायर वायलेशंस की अगर हम बात करें तो अप्रैल में जब सीज फायर घोषित हुआ तब से 17 मई यानी लगभग एक महीने में 400 हमले किए गए हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल की तरफ, और उनको काउंटर किया इजराइल ने। तो इस तरह का ये एक सक्रिय ऑपरेशन आप देख सकते हैं इस पूरे इलाके में लगातार चल रहा है। कुछ दूर से कुछ धमाकों की आवाजें भी बीच बीच में आ रही हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि ये जो ऑपरेशन है इजराइल की तरफ से ये कितना ज्यादा तेजी से चल रहा है, एक अग्रेसिव ऑपरेशन चल रहा है। इस इलाके में जहां मैं खड़ी हूं, ये जो बॉर्डर का इलाका है, तमाम गांव हैं जहां पर ज्यूइश कम्युनिटी भी रहती है, ड्रूस रहते हैं, और स्कूल बंद हैं, बच्चे घर में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि लगातार ये ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। अमेरिका की मध्यस्थता में 16 अप्रैल को लेबनान और इजराइल के बीच एक अस्थायी युद्ध विराम समझौता हुआ था, जिसे बाद में शांति वार्ता के दौरान 45 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया था। हालांकि जमीनी स्तर पर यह युद्ध विराम पूरी तरह नाकाम रहा, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच लगातार संघर्ष और हवाई हमले जारी हैं। आज तक ब्यूरो। यानी ये युद्ध का मोर्चा भी बहुत ज्यादा तेजी से सुलगता जा रहा है। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। संजय मेस्टन सर, ऐसा लगता है कि देखिए
अब तक ये बात की जा रही थी कि बेका वैली हो या फिर आप कह सकते हैं कि गोलान हाइट्स का इलाका 5 से 6 किलोमीटर का दायरा है जहां पर इजरायली फोर्सेस आकर बैठ गई हैं, लेकिन अब तो लितानी रिवर के आगे तक भी इजरायली फोर्सेस की मौजूदगी है। क्या माना जाए इसको कि इजराइल अपने बड़े गोल्स को, बड़े ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना चाहता है? देखिए, इस टाइम ये जो लड़ाई चल रही है, मेरे को लगता है इजराइल का मुद्दा बहुत क्लियर है। आपको याद है जब हमास के साथ लड़ाई चल रही थी और उस समय हिजबुल्लाह के साथ भी, और फिर पिछले साल जो सीज फायर हुई थी अक्टूबर में हमास के साथ, उस दौरान तक इजराइल का एम था सिर्फ लितानी रिवर तक। लेकिन इस टाइम वो लितानी रिवर को भी पार करके और जहरानी रिवर के आगे वो बोल रहा है कि नॉर्थ में लोग अब जाएं। हाँ, बिल्कुल। और उसने टाइर में भी आपको देखा कितनी बम्बार्टमेंट की है। तो वो एक तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ अपनी बढ़ा रहा है और जो उसकी येलो लाइन वो बढ़ती जा रही है। और ये जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है उसका साफ होता है कि हिजबुल्लाह के जो रॉकेट्स हैं और ड्रोन्स हैं वो इजरायली नदर्न टेरिटरी में आके ना गिरे। लेकिन वो मेरे को लगता है शायद इसका इरादा पूरा होगा या नहीं, क्योंकि आज की तारीख में हिजबुल्लाह के पास भी इतनी क्षमता है कि वो अपने डेप्थ के इलाके से भी उसने रॉकेट फायर किया। और कल आपने देखे 1-2 रॉकेट्स का प्रभाव नॉर्दर्न टेरिटरी ऑफ इजराइल में हुआ था। साथ ही इजराइल ने सीरिया की टेरिटरी काफी ले ली है और अभी हमास के साथ भी गाजा में आपने देखा है, कल ही प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने बोला है कि 70% तक बिल्कुल वो टेरिटरी बढ़ा ले, वहां पर वो कब्जा करेंगे। तो कहने का मतलब है ये जो दोनों सीज फायर वो तो फेलियर है, जो अभी 16 अप्रैल वाली और पिछली अक्टूबर वाली गाजा के साथ। और इससे एक और सबक निकलता है जो ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में भी ये जो एक पेज का एमओयू वो होता है, वो भी मेरे को लगता है स्थिर नहीं रहेगा। वो सिर्फ एक कागज में डॉक्यूमेंट जरूर रहेगा, लेकिन ऑन ग्राउंड जिस प्रकार हालात हैं, मेरे को लगता है ये छुटपुट घटनाएं चलती रहेंगी। जिस प्रकार अभी आप देख रहे हैं हिजबुल्लाह में ये किस प्रकार अपने इजराइल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किए जा रहा है। और आज की हालात में मेरे को लगता है कि लेबनान में भी अभी सिविलियंस के अंदर डिवीजन है। कई लोग चाहते हैं कि हिजबुल्लाह का एक बार खात्मा हो, बिल्कुल, और इसमें लेबनीज आर्म फोर्सेस भी शामिल हैं। बिल्कुल। और सर मुझे लगता है बिल्कुल सर, मुझे ऐसा लगता है कि लेबनान को मिलाकर, माफ कीजिएगा सर आपको बीच में रोक रहा हूं क्योंकि पीके श्रीवास्तव सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। पीके श्रीवास्तव सर, जैसा संजय मैस्टन सर भी बता रहे थे कि देखिए 3 फ्रंट के ऊपर लगातार हिजबुल्लाह के खिलाफ भी, लगातार साउथ ऑफ सीरिया के अंदर भी और गाजा के अंदर भी इजराइल अपने ऑब्जेक्टिव्स को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर रहा है। लेकिन अगर देखा जाए कि इसमें ईरान का कितना नुकसान है, ईरान निश्चित तौर पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका को दबाव बनाने के लिए बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर पाए, लेकिन जब उसके प्रॉक्सीज की बात होती है तो सारे प्रॉक्सीज को निष्क्रिय करता जा रहा है इजराइल। बिल्कुल सुमित, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जहां तक ईरान का सवाल है उसके लिए प्रॉक्सीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग इराकी मिलिशिया। हिजबुल्लाह, हमास और हूती की बात तो होती है, इराकी मिलिशिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दैट इज द एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जिसके थ्रू अपने पावर को असर्ट करता था फार ऑफ एरियाज में, तो वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहां तक इजराइल का सवाल है, लितानी रिवर जो है वो यूएन रेजोल्यूशन के हिसाब से एक रेफरेंस लाइन बनी थी। अगर वो जहरानी रिवर तक जाते हैं तो उनको करीब 30-40 किलोमीटर की डेप्थ और मिलती है, लेकिन वो अपने आप में हिली एरिया है, रिवलेट्स हैं और बहुत सारे टेरेन के चैलेंजेस हैं जहां हिजबुल्लाह जो है इंट्रेंच्ड है। तो उस जर्नी को तय करने में इजराइलीज का भी बहुत, एक तरीके से मैं कहूंगा कि उनके नुकसान हो सकता है, उनकी क्षति हो सकती है। तो इन सबको देखते हुए कितना डेप्थ में जाएंगे, वो डेप्थ उनके लिए जरूरी है, क्योंकि नॉर्मली जो उनके रॉकेट्स हैं या जो उनका असला है वो 30 to 40 किलोमीटर के लिए है। तो अगर वो रेंज उनको मिल जाती तो लितानी रिवर के जो साउथ में है वो एक तरीके से